हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी बुक डायनेमिक्स का चैप्टर सेंट्रल ऑर्बिट सेकेंडरी कक्षा शुरू करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे सेकेंडरी बल की, सेंट्रल फोर्स की। ये डेफिनेशन के बिना हम किसी क्वेश्चन को कर भी नहीं सकते और पेपर में भी बहुत बार ये डेफिनेशन पूछी जाती है, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेकेंडरी बल को। जब कोई कण किसी ऐसे बल के अधीन गति करता है, कोई कण गति कर रहा है और उस पर क्या लग रहा है, एक बल लग रहा है, और वो बल ऐसा है कि उस बल की दिशा सदैव हर जगह पर एक स्थिर बिंदु की ओर ही रहे। कि एक पार्टिकल चल रहा है, उस पर कोई फोर्स लग रहा है और वो फोर्स ऐसा है कि हर बार वो किस तरफ है, फोर्स एक फिक्स पॉइंट की तरफ ही है। मान लो ये हमारे पास कर्व है, मान लो इस कर्व पे चल रहा है, तो जब पार्टिकल इस पॉइंट पर है तब भी फोर्स उसका इस पॉइंट की तरफ है। जब पार्टिकल यहाँ पर पहुँचा तब भी फोर्स की डायरेक्शन ये है। जब पार्टिकल इस जगह पर पहुँचे तब भी फोर्स की डायरेक्शन इधर है। जब पार्टिकल इधर पहुँचे तब भी फोर्स की डायरेक्शन इधर है। तो इस बल को, इस फोर्स को क्या बोलते हैं हम? सेकेंडरी बल बोलते हैं। कि जब कोई कण किसी ऐसे बल के अधीन गति करे, किसी ऐसे बल के अधीन गति करे जब जिसकी दिशा सदैव एक स्थिर बिंदु की ओर रहे, कि दिशा क्या रहे, हमेशा फिक्स पॉइंट की तरफ रहे, तो उस बल को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी बल कहते हैं। और इस पॉइंट को क्या कहते हैं? इस स्थिर बिंदु को बल केंद्र कहते हैं। बल का केंद्र है जिस पर हर बार बल जिसकी तरफ आ रहा है। When any particle moves under any force, कि पार्टिकल मूव कर रहा है और उस पर क्या लग रहा है, कोई फोर्स लग रहा है, सच दैट, वो फोर्स ऐसा है कि इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स ए फिक्स पॉइंट, उसकी डायरेक्शन क्या, हमेशा फोर्स की एक फिक्स पॉइंट की तरफ हो। कि पार्टिकल मूव कर रहा है अंडर एनी फोर्स, एक ऐसे फोर्स के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है कि उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या रहती है, एक फिक्स पॉइंट की तरफ रहती है। एंड द फिक्स पॉइंट देन द फोर्स इज नोन एज, तो ये जो फोर्स है, फोर्स इज नोन एज सेंट्रल फोर्स। तो सेंट्रल फोर्स क्या होगा? ये पार्टिकल किसी कर्व के ऊपर मूव कर रहा है, हर पॉइंट पर उस पर एक फोर्स लग रहा है और हर पॉइंट पर वो जो फोर्स है क्या है, एक फिक्स पॉइंट की तरफ है, तो उस फोर्स को क्या कहेंगे? सेंट्रल फोर्स कहेंगे, इस एफ को। और इस फिक्स पॉइंट को क्या कहेंगे? द फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ फोर्स। तो इसको क्या कहेंगे हम? बल केंद्र, सेंटर ऑफ फोर्स कहेंगे। समझ आ गया? अब नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी इसके अंदर, सेंट्रल ऑर्बिट। सेकेंड डेफिनेशन हमने पढ़नी है, सेंट्रल ऑर्बिट सेकेंडरी कक्षा। सेकेंड डेफिनेशन अब हम, तो सेकेंडरी कक्षा की क्या डेफिनेशन है भाई? पहले आप सेकेंडरी कक्षा की डेफिनेशन सुन लो कि ये वाला जो पाथ है जिसके अंदर जो बल है, ये जो पथ है हमारे पास जिसका ये बल है, कौन सा बल है? सेकेंडरी बल। तो इस पथ को क्या बोलते हैं हम? सेकेंडरी कक्षा। देखिए यही लिखा हुआ है, किसी सेकेंडरी बल के अधीन। बल कौन सा होना चाहिए? सेकेंडरी। और सेकेंडरी बल कौन सा होता है? जो हमेशा फिक्स पॉइंट की तरफ हो। तो किसी सेकेंडरी बल के अधीन गति करने वाले कण का पथ, तो ये जो हमारे कण का जो पथ है उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कक्षा बोलेंगे। तो अब हम हेडिंग डाल रहे हैं सेंट्रल ऑर्बिट। तो सेंट्रल ऑर्बिट क्या होगा? द पाथ ऑफ एनी पार्टिकल मूविंग अंडर एनी सेंट्रल फोर्स। द पाथ ऑफ एनी पार्टिकल, उस पार्टिकल का पाथ मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्स, जो किसके अंडर मूव कर रहा है? सेंट्रल फोर्स में मूव कर रहा है, इज कॉल्ड सेंट्रल ऑर्बिट। तो ये जो पाथ होता है इसे क्या बोलते हैं? सेंट्रल ऑर्बिट बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम कर रहे हैं हमारा फर्स्ट आर्टिकल, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। लगभग सभी क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से होंगे जो हम अब ड्राइव करने जा रहे हैं। तो हिंदी इंग्लिश में दोनों में लिख दिया, पढ़ देता हूँ मैं। इसमें लिखा हुआ है मोशन ऑफ ए पार्टिकल। ये आप जहाँ हमारे फर्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है दोनों डेफिनेशन फर्स्ट पेज पर, उसके बाद यही हमारी हेडिंग डाली हुई है और ये हमें प्रूफ करके दिखाया गया है। आप बुक में भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। मोशन ऑफ ए पार्टिकल, एक पार्टिकल है, मूव कर रहा है, विच मूव्स इन ए प्लेन, एक प्लेन के अंदर मूव कर रहा है, हमने एक्स वाई प्लेन ले लेंगे वो, विद एन एक्सेलरेशन, उसका एक ऐसा एक्सेलरेशन है, विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए फिक्स पॉइंट ओ। एक्सेलरेशन किस तरफ है? अगर हम एक्सेलरेशन एफ लेते हैं उसका, तो वो किस तरफ है? ओ की तरफ है। हम डेफिनेशन में भी पढ़ के आए हैं, हर क्वेश्चन के अंदर इस यूनिट की
हमेशा जो एक्सेलरेशन होगा वो किसकी तरफ रहेगा, हमारा फिक्स पॉइंट ओ की तरफ रहेगा। उस पर हमने डिस्कशन करना है भी कि अगर एक पार्टिकल है, मूव कर रहा है एक प्लेन के अंदर, एक्स वाई प्लेन के अंदर एक कर्व के ऊपर विद एन एक्सेलरेशन, ऐसा एक्सेलरेशन है उसका जो हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड्स क्या है, फिक्स पॉइंट ओ की तरफ है। एक समतल में हमने एक्स वाई समतल लिया हुआ है, एक कण की गति जिसका त्वरण अगर हम f मानते हैं, वो मैंने लाइन लिखी हुई है, हम त्वरण को f मानेंगे, माना कण का त्वरण क्या है, f है। तो त्वरण सदैव किस तरफ है, बिंदु O की ओर है। तो इसकी दिशा हमने किस तरफ दिखानी है, O की तरफ दिखानी है। पहले आराम से डायग्राम को समझो। देखो इसमें कहा गया कि कण किस में चल रहा है, समतल में, पार्टिकल किस में मूव कर रहा है, प्लेन में। तो मैंने क्या लिया, एक्स वाई प्लेन ले लिया और सबसे पहली लाइन में ये बता दिया कि अकॉर्डिंग टू डायग्राम ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए प्लेन एक्स वाई ऑन कर्व ए बी। पार्टिकल ए बी कर्व पे चल रहा है और वो है किसमें, एक्स वाई प्लेन के अंदर है। चित्रानुसार कण समतल एक्स वाई में वक्र ए बी पर चल रहा है। उसके बाद देखिए हमने क्या कहा कि ए से पार्टिकल कहाँ आ गया, चल करके पी पर। हमने कहा कि टी टाइम के बाद एस डिस्टेंस ट्रेवल करके पार्टिकल ए से कहाँ पर पहुँच गया, पी पर। तो देखिए लेट आफ्टर एनी टाइम टी पार्टिकल ट्रेवल्स डिस्टेंस एस एंड रिचेस एट पॉइंट पी। ए से चला, टी टाइम के बाद एस डिस्टेंस ट्रेवल करके कहाँ आ गया, पी पर आ गया। देखिए एक्स वाई प्लेन था, ए बी के ऊपर चल रहा है, तो हमने कहा ए से चलना स्टार्ट किया उसने, तो टी किसी टाइम टी पर एस डिस्टेंस ट्रेवल करके पी पर आया। वही लाइन हिंदी में है कि किसी समय टी पर कण एस दूरी तय करके कहाँ पर पहुँच गया, पी पर पहुँच गया। तो ये डायग्राम से देख के लिखा है ये हमने। अब आपको ये समझ आ गया कि क्वेश्चन जब ये डायग्राम बनाना है, पहले प्लेन बनाएंगे आप, फिर क्या बनाएंगे, कर्व बनाएंगे, फिर कर्व पर क्या पॉइंट शो करेंगे, पी, और फिर पी से हमने एक लाइन खींच दी इधर और एक लाइन खींच दी इधर। इन दोनों के बीच एंगल है 90। अब उससे पहले हम एक डिस्कशन करते हैं भी। हमने फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको करवाया है रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन, रेडियल वेलोसिटी, ट्रांसवर्सल वेलोसिटी, इसके बारे में हमने पढ़ा था। अरिय वेग और त्वरण, अनुप्रस्थ वेग और त्वरण। तो हम वहाँ देखते थे कि जो हमारा रेडियल, चाहे वेलोसिटी हो चाहे एक्सेलरेशन हो, अरिय चाहे वेग हो चाहे त्वरण हो, किस दिशा में होता है, कौन सी डायरेक्शन में होता है। इस ओपी की डायरेक्शन को अगर हम आगे बढ़ाएं तो इस डायरेक्शन के अंदर हमें अरिय त्वरण, अरिय वेग मिलता है, रेडियल वेलोसिटी, रेडियल एक्सेलरेशन मिलता है। इसके 90 पर, इससे कितना एंगल हो, 90 डिग्री का, उस पर हमें मिलता है अनुप्रस्थ त्वरण, अनुप्रस्थ वेग, ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन, ट्रांसवर्सल वेलोसिटी। अब थोड़ा सा आप इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर कराया है उसे थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज कर लीजिएगा। एक तो आपने क्या याद रखनी है, बस दो ही चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो इन दोनों के फॉर्मूले, रेडियल एक्सेलरेशन, अरिय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण के फॉर्मूले देख लीजिएगा, और एक इनकी डायरेक्शन देख लीजिएगा। आपको वहाँ पर आर्टिकल के अंदर मैंने समझाया था कि अगर हम इस डायरेक्शन में चलें, ओ से पी की डायरेक्शन के अंदर चलें, तो यहाँ पर हमें रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल वेलोसिटी मिलती है, अरिय वेग और त्वरण, इधर अनुप्रस्थ वेग और त्वरण, ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन एंड ट्रांसवर्सल वेलोसिटी मिलती है। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो एक्सेलरेशन है वो किस तरफ होता है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए फिक्स पॉइंट ओ। जो त्वरण है वो किस तरफ रहता है, ओ की तरफ रहता है। तो जो कण चल रहा है ना, इसका त्वरण ओ की तरफ रहता है। और हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था, मैंने यहाँ ऐसे डायग्राम बना के दिखाया था आपको कि किसी मर्जी पॉइंट पर हो, चाहे इस पॉइंट पर है तब भी फोर्स किस तरफ रहेगा, उसका एक्सेलरेशन किस तरफ रहेगा, एक फिक्स पॉइंट की तरफ, यहाँ भी फिक्स पॉइंट की तरफ, यहाँ भी फिक्स पॉइंट की तरफ, हर जगह पर किस तरफ रहेगा, फिक्स पॉइंट की तरफ। तो हम चाहे पार्टिकल को यहाँ रोकें, चाहे यहाँ रोकें, चाहे यहाँ रोकें, किसी जगह पर भी रखें, वो उसका जो एक्सेलरेशन है किस तरफ रहेगा, ओ की तरफ रहेगा, त्वरण ओ की तरफ रहेगा। और ये क्वेश्चन में कहा भी गया है। तो पहले तो हम क्वेश्चन में ये बताते हैं कि त्वरण है क्या, एफ। तो लेट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज एफ, माना कण का त्वरण एफ है। डायरेक्शन मैंने ये क्यों दिखाई, क्वेश्चन में बताया हुआ है कि ये भी लाइन लिखी हुई है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का क्या है एक्सेलरेशन, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओ, लिखा हुआ है ओ की तरफ रहता है। प्रश्न अनुसार कण का त्वरण सदैव ओ की तरफ रहता है। तो मैंने किस तरफ दिखा दिया, ओ की तरफ, और बता दिया क्या है ये, मैंने ये बता दिया ये हमारे पास एफ है। तो अब आगे देखते हैं। अगर कहीं पर लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा हो तो मैं क्वेश्चन बोल ही रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ तक हमने लिख दिया। अब हमने कहा कि बाय डायग्राम, चित्र की ज्यामिति से, अकॉर्डिंग टू डायग्राम लिख दो, चाहे
चित्रानुसार। देखिए इस रेडियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में कौन है, एफ। रेडियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अरीय त्वरण का दिशा जो होती है इस तरफ होती है। ये जो एफ है हमारा अपोजिट डायरेक्शन में है, तो रेडियल एक्सेलरेशन को मैंने क्या लिख दिया, माइनस एफ लिख दिया, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ये हमने वहाँ से देखा हुआ है फर्स्ट चैप्टर के अंदर से। अब रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी टा बाई डी टी का होल स्क्वायर। आपको प्रूफ भी करवाया है मैंने। इस माइनस को अगर मैं इधर भेजूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, इस फॉर्मूले के अंदर हमें एफ़ की वैल्यू ही फाइंड करनी होती है। एफ़ की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब हमें क्या निकालना है, डी थीटा बाई डी टी निकालना है और डी आर बाई डी टी निकालना है। डी थीटा बाई डी टी फाइंड करेंगे और डी आर बाई डी टी फाइंड करेंगे, और आंसर में टी नहीं आएगा जो हम प्रूफ करेंगे फॉर्मूला। तो उसमें आगे देखते हैं। अभी हमने डायग्राम से देखा कि रेडियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में एफ है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है, कि इस लाइन पर एक्सेलरेशन एफ शो हो रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ये एफ हमने यहाँ दिखाया क्यों था, क्योंकि उसने कहा है कि जहाँ पे भी आप पार्टिकल को रोकोगे उसका जो एक्सेलरेशन है वो किसकी तरफ रहेगा, ओ की तरफ। ये क्वेश्चन में कहा हुआ है, तो हमने उससे ये काम किया। अब डायग्राम को अगर देखें, रेडियल में तो हमें एफ मिल गया था, चाहे नेगेटिव में मिला, लेकिन ट्रांसवर्सल में तो कुछ भी नहीं है। उसका एक ही एक्सेलरेशन बताया हुआ था, वो इस तरफ है। ट्रांसवर्सल में कुछ नहीं है, तो हमने कह दिया कि एंड वही डायग्राम से चल रहा है हमारा काम। ट्रांसवर्सल क्या होएगा, जीरो। उसकी डायरेक्शन में कुछ हमें दिखाया ही नहीं हुआ। ट्रांसवर्सल का फॉर्मूला होता है 1/r डी बाई डी टी आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। आपको ये भी प्रूव करवाया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r इधर आके ख़त्म हो जाएगा, ये बचा डी बाई डी टी आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। अब इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा, ये डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से हमारी डी थीटा बाई डी टी फाइंड कर सकते हैं। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दिया। अब आपको पता है डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो ये डी बाई डी टी हट जाएगा, आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी हमारा बचा। डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो ये डिफ्रेंशिएशन हट जाएगा और वो इंटीग्रेशन भी हट जाएगा, बचा आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट, मैंने एच लिख दिया और यहाँ पे बता दिया है वेयर एच क्या है, कांस्टेंट है, अचर है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन रहेगी आपके लिए, आगे कई बार हम इसका यूज करेंगे। ये बनी कैसे है ये आप यहाँ से देख लीजिए। ये बनी कैसे इक्वेशन, ये आप यहाँ से देख लीजिए कि हमने क्या किया था। पूरी यूनिट के अंदर हमारा जो एक्सेलरेशन है वो ओ की तरफ रहेगा। इस पूरे चैप्टर में हमने फर्स्ट डेफिनेशन में भी यही पढ़ा था कि फिक्स पॉइंट की तरफ रहता है। तो हर बार रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव एफ होगा। हर क्वेश्चन के अंदर ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। और अगर ये जीरो होगा तो हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब आगे देखिए, अब एक तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे लिए ये इक्वेशन, तो इसे आप आगे नोट करके रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। आगे हमें यहाँ क्या करेंगे, आर और यू में एक ये रिलेशन होता है। आर की वैल्यू होती है 1/u। ये जो हमारी डिस्टेंस होती है तो ये भी डिस्टेंस ही होगी। u 1/r कर दो बस। एक दूसरे का ये व्युत्क्रम होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि r की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर 1/u। ये जो हमारी r डिस्टेंस है, p हमने r कोमा थीटा माना, r ये डिस्टेंस होती है और p के बीच में, तो r होता है 1/u। यहाँ पर हमने r की वैल्यू क्या रख दी 1/u। u को मैं इधर लाया तो डी थीटा बाई डी टी एच यू स्क्वायर। ये एक वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली है। अब हमने फाइंड करना है डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, ये हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए वापिस से यहाँ से नोट कर रहे हैं, r की वैल्यू क्या है 1/u। तो इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, 2 बार डिफ्रेंशिएशन करके। तो मैंने देखो t के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसका किया डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। ये हो गया डी आर बाई डी टी, 1/u को होगा -1/u स्क्वायर, u का क्या हो जाएगा du बाई डी टी। आंसर अभी आपको पता नहीं, आंसर इसका ये बनेगा वी f इक्वल्स टू f अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर u प्लस डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर। ये हमारा लास्ट में फॉर्मूला बनेगा। तो देखिए क्या है, एक तो हमारे पास u है आंसर के अंदर, तो जो हमने डी थीटा बाई डी टी फाइंड किया है वो u में ही फाइंड किया है। दूसरा क्या है u बाई डी थीटा, t नहीं है आंसर के अंदर। आप पहले इसका थोड़ा आंसर ध्यान रखें तो उससे हमें पता चल जाता है कि हमारे पास जो हमने आंसर बनाना है, ये फॉर्मूला ड्राइव करना है,
तो हमारे पास जो हमने आंसर बनाना है उसके अंदर टी नहीं है, तो इस टी को गायब करना है। तो इस टी को गायब करने के लिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, चेन रूल लगा रहा हूँ। मैंने क्या किया, ये du/dt को ऐसा लिखा, और चेन रूल आपको ध्यान है यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, डी थीटा। ये हमारे पास dr/dt वैसे का वैसा, ये du/d थीटा तो हमें आंसर में चाहिए ही, इसका डबल हो जाएगा। d थीटा/dt बाय इक्वेशन 3 हमारे पास आ जाएगा h(u²/3), और ये u² से u² क्या हो गया हमारा, कैंसिल आउट हो गया। तो अब आगे इस क्वेश्चन को हम करते हैं भाई। तो यहाँ पे हमारे पास ये बनेगा, इसके बाद हम करें तो ये हो जाएगा dr/dt इक्वल्स टू, ये हमारे पास बनेगा -h du/d ये आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डबल डिफ्रेंशिएशन करना है। आंसर ये जो बनाना है हम f का, ये यहीं से ही बनाएंगे। u में बनाना है, r को क्या लिख देंगे, हम यहाँ बता चुके हैं कि r क्या होता है हमारा 1/u, यहाँ भी लिखा है, इसको u में कन्वर्ट कर देंगे। d थीटा/dt ऑलरेडी हमने u में निकाल लिया है। अब dr/dt हम कर रहे थे, हमने डिफ्रेंशिएशन किया, u तो आ गया लेकिन t आया है, और हम अगर हम देखें तो आंसर में क्या नहीं है, t नहीं है, थीटा है। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया, चेन रूल लगा दिया। आंसर पहले एक बार थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, याद ही आपको हो जाएगा क्योंकि हर क्वेश्चन में इसको हमने यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, चेन रूल। d थीटा/dt मैंने 3 से रख दिया, u² से u² कैंसल आउट, ये बना। अब हम क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट, क्योंकि हमें डबल डिफ्रेंशिएट की वैल्यू चाहिए, डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू चाहिए। ये हो जाएगा d²r/dt² इक्वल्स टू माइनस h, तो कांस्टेंट है, देखो यहाँ पे हमने बताया है h क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट। और ये इक्वेशन मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, करना किसके रिस्पेक्ट, अगेन करना तो t के रिस्पेक्ट ही, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो अगेन डिफ्रेंशिएट लिख देते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा हमारा d/dt करेंगे किसका, du/d थीटा का। तो अब यहाँ पे फिर से हम क्या लगा देंगे भाई, चेन रूल। ये हो गया d, ये हो गया dt, जैसे पहले हमने किया था। ये हमारे पास d के साथ में जो भी है, वहाँ u था, यहाँ क्या है du/d थीटा, वहाँ u था, नीचे dt को अलग कर दिया। तो यहाँ पर हमने क्या, d के साथ ये है, इसको अलग कर दिया, नीचे dt को अलग कर दिया। फिर हमने चेन रूल में क्या लगाया था, यहाँ पर d थीटा। अब देखिए इसकी वैल्यू फिर हम यूज करेंगे, यहाँ क्या बन जाएगा, अब देखिए d² u/d थीटा², क्योंकि ये थीटा के रिस्पेक्ट करना है, ये हमारा बन जाएगा d थीटा²। d थीटा/dt की वैल्यू फिर हम लिखेंगे h(u²), और ये हमारा हो जाएगा बाई 3। यहाँ पर हमारी d²r/dt² की वैल्यू बनेगी -h² u², d² थीटा का स्क्वायर, और ये हमारी इक्वेशन नंबर बन रही है 4। अब हम क्या करेंगे, 3 से d थीटा/dt यहाँ पुट करेंगे, 4 से d²r/dt² पुट करेंगे 1 के अंदर। तो हम कहेंगे पुट d थीटा/पुट 3 and 4 in 1, ये हम क्या करने जा रहे हैं, अब 1 में पुट करने जा रहे हैं। तो ये हमारे पास यहाँ बन जाएगा f इक्वल्स टू, r की जगह क्या लिखोगे अभी 1/u, क्योंकि आंसर ये किस में बनाया हुआ हमारे u में, ये मैंने r की जगह 1/u यूज कर लिया। d थीटा/dt का होल स्क्वायर करना है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो h² u⁴, फिर है माइनस d²r/dt² करेंगे तो वो माइनस और माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एक नेगेटिव वहाँ है, एक नेगेटिव ये रहा पॉजिटिव, ये बना हमारे पास h² u² d² u/d थीटा का स्क्वायर। उसके बाद देखिए ये हमारे पास हो गया f, एक u कटा, h² u³ h² u² d² u/d थीटा का स्क्वायर। छोड़ना चाहें तो यहीं छोड़ सकते हैं, पर हमें फॉर्मूला आगे याद हो जाएगा। हमें पता है h² u² को अपॉन में लेके आना है, तो पहले यहाँ पे क्या ले लो, कॉमन ले लो। f इक्वल्स टू, फॉर्मूला आपको ये याद हो जाएगा, आगे हमने बहुत बार यूज करना है, तो अगर ये याद हो जाएगा तो हमें पता है कि अपॉन में h² u² लिखना होता है, इसलिए कॉमन ले रहे हैं। बाकी प्रूफ तो यहीं पर ही हो गया। यहाँ क्या बचेगा, u, ये h² u² कॉमन आ गया,
यहाँ बचेगा डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा का स्क्वायर, ये एफ के अपोन में आ गया हमारे पास एच स्क्वायर यू स्क्वायर, यहाँ ये बचा u प्लस डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर। तो ये हमारा फोर्स फाइंड करने का फॉर्मूला है जिसका यूज हम लगभग हर क्वेश्चन के अंदर करेंगे। तो क्वेश्चन में कहा क्या हुआ था कि हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई समतल है, इसमें एक ए बी कर्व है, ए बी वक्र है जिस पे कण पार्टिकल चल रहा है। हमने कहा माना वो टी टाइम बाद एस डिस्टेंस ट्रैवल करके कहाँ पहुंचा, पी पर। पी हमने आर कोमा थीटा माना, यहाँ आर भी शो कर दिया, थीटा भी शो कर दिया। क्वेश्चन में सीधा सीधा बताया हुआ है कि एक्सेलरेशन की जो दिशा है, त्वरण की जो डायरेक्शन जो है वो ओ की तरफ है। हमने इसको आगे बढ़ाया, इधर हमें क्या मिलता है, अरिय, चाहे वेग हो चाहे त्वरण हो, रेडियल मिलता है। इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन की बात हुई है तो हमने क्या लिख दिया, त्वरण। और इस तरफ हमें क्या मिलता है, अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्सल, अनुप्रस्थ त्वरण इस तरफ मिलता है, चाहे वेग हो वो भी इस तरफ मिलता है, ट्रांसवर्सल इस तरफ मिलता है। वो सारा कुछ हमने बताया। हमने कहा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेडियल की अपोजिट में कौन है, एफ, तो रेडियल से माइनस एफ आ गया, रेडियल का फॉर्मूला लगाया, माइनस एफ को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये फॉर्मूला आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, याद रह ही जाएगा आपको। हम देखो भी एफ तो आ ही गया, बाकी मैच करने आर को हम सीधा 1/u यूज़ करेंगे। बाकी हमने किसको फाइंड करना है, देखो इसके अंदर ना तो डी थीटा बाई डी टी है ना ही डी आर बाई डी टी है, दोनों को फाइंड करना है। तो हमने इधर देखा भी एक तो रेडियल की डायरेक्शन में तो ये है, ट्रांसवर्सल में तो कुछ है ही नहीं। हमने कहा भी ट्रांसवर्सल 0, फॉर्मूला लिखा, आर को इधर ले आए 0 कर दिया, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये डिफरेंशिएशन हट जाएगा, कांस्टेंट हमने एच लगाया। इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रहा हूँ, इसको याद रखना। आर को हमने क्या लिखा, 1/u और इधर ले आए, तो हमारे पास डी थीटा बाई डी टी तो आ ही गया, जो आंसर में हमने रखना था। फिर डी आर बाई डी टी करना है तो आर 1/u है, इसका हमने एक बार डिफरेंशिएशन किया, डी यू बाई डी टी आया। लेकिन आंसर में डी यू बाई डी टी नहीं है, डी यू बाई डी थीटा है, तो हमने यहाँ चेन रूल लगा दिया, डी यू यहाँ लिखा, डी टी यहाँ लिखा, डी थीटा लगाया, इसकी वैल्यू बाई 3 पुट कर दी, ये रही, यू स्क्वायर कट गया, ये हमारे पास डी आर बाई डी टी आया। अगेन डिफरेंशिएशन किया, फिर देखो टी है और थीटा है, होना तो है नहीं, तो हमने फिर से क्या लगाया, ये इसको यहाँ लिखा, डी टी को इधर लिखा, चेन रूल लगा दिया, फिर इसकी वैल्यू बाई 3 पुट कर दी, ये अब हो गया। तो ये हमारे पास डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर आ गया। यहाँ डी थीटा बाई डी टी और डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर दोनों की वैल्यू पुट की, आर को 1/u पुट किया, और ये हमारा क्या आ गया, सोल्यूशन। तो अब आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, आगे जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।